नमस्कार, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसे कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी में एक पेशेंट है, उस पेशेंट का नाम है सुरेश। वो हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी के पर्पस से एडमिट हुआ था। उसका सर्जरी भी हो गया। सर्जरी के 1-2 दिन बाद रिकवरी के समय में उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सर्दी रहने लगा और फीवर, ये कंप्लेन देखने को मिला। हॉस्पिटल में डायग्नोसिस हुआ। डायग्नोसिस होने के बाद रिपोर्ट में निकला कि वो निमोनिया से सफ़र कर रहा है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उस समय वो निमोनिया से सफ़र नहीं कर रहा था। तो अब हमारे सामने दो बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। आखिरकार ऐसा क्या गलत हो गया सुरेश के साथ? दूसरा सवाल, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन भी कहा जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स बाद किसी भी पेशेंट को होता है। यहाँ पे 48 आवर्स का टाइम लिया गया है। ये 48 आवर्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वो पेशेंट किसी पैथोजेन से पहले ही सफ़र कर रहा हो, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड चालू हुआ हो। इंक्यूबेटिंग पीरियड का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर में कोई पैथोजेन आया, आने के कुछ घंटे बाद जा कर के उसका पहला सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखना चालू होता है। तो जब से वो इंटर किया और उसका लक्षण दिखना शुरू हुआ, इसके बीच के समय को इंक्यूबेटिंग पीरियड कहते हैं। इसी के लिए हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन के लिए कहा जाता है एडमिशन के 48 आवर्स के बाद अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही है जो पहले नहीं थी, तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन कह सकते हैं। अब द अलार्मिंग नंबर्स। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर अफेक्टेड फ्रॉम दिस हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। दुनिया भर के लोग हर साल सफ़र करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन से। और इंडिया जो कि हमारा देश है, हमारे देश में हर 10 पेशेंट में से एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन से सफ़र करना पड़ता है। तो अगला सवाल ये है कि कितने टाइप्स का ये HAI है, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन है। ये है तो बहुत टाइप का, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग इसका मेजर टाइप्स देखेंगे। जो पहला टाइप है उसको कहते हैं UTI। UTI का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तीसरा है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो आखिरी है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है UTI, जिसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। आप लोगों ने हॉस्पिटल में आमतौर पे देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट को जिनको उठने बैठने में समस्या हो या जिनका सर्जरी हुआ हो। वैसे लोग खुद से उठ के वॉशरूम बार बार नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए कैथेटर लगा दिया जाता है ताकि आराम से यूरिन डिस्चार्ज होते रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो कैथेटर होता है ना, ये बैक्टीरिया के लिए ओपन गेट की तरह काम करता है और ये ब्लैडर में जा कर के इन्फेक्शन फैला देते हैं।
और इसके वजह से जो तकलीफ़ होता है उसे ही हम लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें कैथेटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, यही ओपन गेट की तरह काम करता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। दूसरा है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फ्रेश वुंड, नया घाव, ये बिल्कुल बैटलफील्ड की तरह होता है जहाँ पे जर्म आसानी से चले आते हैं और जीत भी जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कभी किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद सर्जिकल साइट पे पस बनने लगा या किसी अन्य तरह का समस्या आ गया। ये यही दिखाता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया है। कुछ केस आते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का। पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो रही थी, खुद से सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए पेशेंट को आर्टिफिशियल सपोर्ट पे रखा गया, यानी वेंट पे रखा गया। और वेंट तो हाईवे की तरह काम करता है जर्म्स के लिए, और ये आगे चल के पेशेंट को निमोनिया से सफ़र करवाता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इसको BSI के नाम से जानते हैं। ये तो बिल्कुल VIP एंट्री करवाता है जर्म्स का, डायरेक्टली आप हमारे ब्लड में एंट्री कर लीजिए। कारण बहुत सारे हैं HI होने का। पुअर हैंड हाइजीन, हम लोगों के पास हैंड हाइजीन का समझ नहीं है, इसके वजह से भी हम लोग सफ़र करते हैं। कंटामिनेटेड डिवाइस, कुछ ऐसा दूषित डिवाइस था जिसका इस्तेमाल कर लिया गया। इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन, सही तरीके से इक्विपमेंट वगैरह का स्टरलाइजेशन नहीं किया गया। ओवर क्राउडिंग है या वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, कभी कभी फालतू का बहुत ज़्यादा ही एंटीबायोटिक खा लेने के कारण एंटीबायोटिक कभी कभी बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करता है। तो क्या इसका कुछ समाधान है? क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है? तो हाँ, इसको आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब कैसे हम लोग इसे प्रिवेंट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला है हैंड हाइजीन। अगर आदमी ये बेसिक सा जो रूल है हैंड हाइजीन का, हैंड हाइजीन या क्लीन हैंड इज इक्वल टू नो जर्म्स, जो 6 स्टेप है हाथ धोने का, जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड स्टेप है, इसको फॉलो करते हैं तो 90% चांस है कि आप हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा PPE, जिसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के नाम से भी जानते हैं। कोविड के समय में आप लोगों ने इसे देखा था, ये पेशेंट को बचाने में या मेडिकल स्टाफ को बचाने में हेल्प कर रहा था। इसमें ग्लव्स होता है, चश्मा होता है, मास्क होता है, गाउन्स होता है। ये बिल्कुल जैसे एक सैनिक लड़ने जाता है तो उनके पास बॉडी आर्मर होता है, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बॉडी आर्मर की तरह काम करता है। तीसरा है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ लिखा गया है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी 100% जर्म फ्री। अब जर्म फ्री करने का 2 तरीका होता है, एक है स्टरलाइजेशन तो दूसरा है डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग पैथोजन को कम्प्लीटली किल कर देते हैं, जबकि डिसइंफेक्शन में क्या होता है, हम लोग किल नहीं करते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक टीम भी बनाया जाता है जो कि अनसीन गार्डियंस की तरह हम लोगों को बचाने में हेल्प करते हैं। इस टीम में मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, हेड्स ऑफ क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए उनके हेड होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस होते हैं, सपोर्ट सर्विसेज के स्टाफ होते हैं जो कि हो सकता है तो CSSD से हो, हाउसकीपिंग से हो या बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट से उनका संबंध हो सकता है। अब क्या आपने कभी देखा है डॉक्टर और नर्सेस को पेशेंट को टच करने के बाद या उनका फाइल को छूने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं? तो वो क्यों करते हैं बताइएगा। और दूसरा सवाल, क्या पेशेंट और विजिटर दोनों को हाइजीन फॉलो करनी चाहिए? मैसेज अब अंतिम पड़ाव तक आ चुका है। हॉस्पिटल इन्फेक्शंस आर प्रिवेंटेबल, यानी कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम लोग स्मॉल एक्ट्स ऑफ हाइजीन को फॉलो करें तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़ सकते हैं, और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू।